एस्मा हो गया तो सिर्फ इनहेलर ही उसका एक इलाज है? जी नहीं, हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि कई लोगों का आस्ते आस्ते इनहेलर यूजेज बंद हो पाता है या बहुत कम हो जाता है। क्या ऐसे बॉडी हमारे सिग्नल्स दे रही होती है कि हाँ शायद एस्मा बॉडी में डेवलप हो रहा है, जिससे समय रहते पहचाना जा सकता है? तो सबसे सिंपल सिम्टम्स तो यही हैं कि सांस लेने में दिक्कत आना और वीज जैसे एक विस्लिंग साउंड सुनने में आना सांस के लेने के दौरान, बहुत लो एनर्जी लेवल्स रहना, चेस्ट में पेन होना और बहुत लंबे देर तक सिर्फ खांसी रहना, सांस के तकलीफ के बिना भी एक कॉफ वेरिएंट एस्मा जिसको बोला जाता है कि सांस की तकलीफ पेशेंट उतना समझ नहीं पाता है और बहुत लंबी खांसी चलती है। तो ये सिम्टम्स अगर परसिस्ट करता है, पर्टिकुलरली अगर हम कोई ट्रिगर के साथ ये एसोसिएट करते हैं, तो इसको हम एस्मा की तरफ सोच सकते हैं। ठीक है, होम्योपैथिक के हिसाब से एस्मा का इलाज कैसे किया जाता है? एस्मा के लिए है ये कि अगर एस्मा का ट्रीटमेंट होम्योपैथी के जरिए कराया जा रहा है तो ये जड़ से खत्म हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि कई पेशेंट्स हैं जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ट्रिगर्स उनके लिए होती थी, अब वो ट्रिगर्स से टॉलरेंट बन चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि देयर इज अ चांस कि सम पेशेंट्स बिकम एब्सोल्युटली सिम्पटम फ्री। तो क्या अगर कोई पेशेंट चाहता है कि एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों दवाइयों पर वो साथ साथ मिला करके चले, पॉसिबल है ऐसा? कई केसेस में दोनों साथ में चलाना पड़ता है और ये चीज़ सेफली करी जा सकती है। एंड जो पेशेंट सालों साल इनहेलर्स ले रहा है या कोई और किस्म की स्टेरॉइडल दवाइयाँ ले रहा है, ओवरनाइट उसको छुड़वाना उचित नहीं होता है, डेंजरस भी हो सकता है। बट यस, शॉर्ट हिस्ट्री वाले मरीज, बहुत माइल्ड केसेस को हम ज़्यादा अग्रेसिवली वीन ऑफ करते हैं, बट पेशेंट के वेलफेयर को फोकस में रख के ही देखा जाता है। अच्छा, जैसे अस्थमा में अगर अटैक आता है या किसी को लगता है कि हाँ ट्रिगर हो रहा है तो वो लोग इनहेलर लेने लगते हैं। होम्योपैथी दवाई अगर ले रहे हैं तो क्या उस टाइम दवाई खा लेना चाहिए या इनहेलर ही? अगेन डिपेंडिंग ऑन द केस, अगर बहुत सिवियर केस है, एकदम सांस ही नहीं आ रहा है और पेशेंट ऑलरेडी अकस्टम्ड है इनहेलर यूजेज के लिए, तो उसको एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। बट माइल्ड मॉडरेट केसेस में अक्यूट फेज मैनेजमेंट दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथी में, जो कि हम देते हैं, और आस्ते आस्ते एस्मेटिक अटैक में भी रिलीफ पेशेंट हेल्प मिलता है। और डॉक्टर, होम्योपैथी दवाई को लेकर के ये एक चीज़ रहती है जो हमने सुना है कि छोटी छोटी गोलियां रहती हैं, मीठी सी रहती हैं और इतने छोटे छोटे डब्बे में आती हैं, तो एस्थमा के लिए भी वैसी ही होती हैं? ऐसी होती हैं। हमारे बहुत सिवियर केसेस में हम लोग लिक्विड फॉर्म में भी मेडिसिन देते हैं, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्विक एक्टिंग मानते हैं। बट नहीं तो जैसे कभी कन्वीनियंस के वजह से भी मीठी गोलियां ही होती हैं। ठीक है, कि होम्योपैथी दवाइयों को लेने का भी एस्थमा में कोई सही तरीका या सही समय है कि इस तरीके से लेते हैं या इस समय पर लेते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है? तो हम लोग जनरली कहते हैं 20 मिनट आगे पीछे कोई खाना पीना नहीं, पानी छोड़ के। इवन टूथब्रश वगैरह का जो फ्लेवर होता है, पेस्ट का फ्लेवर, वो भी हम थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं। इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर पोल्यूशन, डस्ट, कंस्ट्रक्शन, इस तरह की चीजें हमें आए दिन देखने को मिलती हैं, वहां आजकल एस्थमा के केसेस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमें पहले लगता था कि एस्थमा जैसी प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों में ही होती है, लेकिन अब ये बच्चों तक लिमिटेड नहीं रही है, ये अडल्ट्स को भी उतनी ही तेजी से अफेक्ट कर रही है जितना कि बच्चों को। एस्थमा एक ऐसी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें आपके लंग्स में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। हालांकि इसके ट्रीटमेंट को लेकर के कहा जाता है कि ये पूरी तरह से शायद खत्म नहीं हो सकता, बस इसे क्योर नहीं किया जा सकता, ट्रीट किया जा सकता है, और ऐसे तमाम तरह की चीजें हमें देखने सुनने को मिलती है। कई बार पेशेंट्स के मन में ये भी सवाल रहता है कि एक बार एस्थमा हो गया तो क्या लाइफ टाइम इनहेलर का सहारा रहेगा? लेकिन आज हम आपके लिए एक नया अप्रोच, एक नई तरह के ट्रीटमेंट के बारे में बात करने के लिए इस पॉडकास्ट को हमने ऑर्गेनाइज किया है। हम बात करेंगे आज के सीरीज में कि क्या एस्थमा को होम्योपैथ के जरिए ट्रीट किया जा सकता है, अगर हाँ तो इसको किस तरीके से अप्रोच करके ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या चीजें की जाती हैं, और अगर एस्थमा के पेशेंट्स होम्योपैथ के जरिए ठीक होना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुशल बैनर्जी, जो कि सीनियर होम्योपैथ है डॉक्टर कल्याण बैनर्जी क्लिनिक में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक एस्थमा के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, खास करके कि इसको होम्योपैथ के जरिए कैसे ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर, हम चाहते हैं कि आसान भाषा में आप ये जरूर बताइए कि एग्जैक्टली एस्थमा क्या है और ये हमारे फेफड़ों को कैसे अफेक्ट करता है।
एज़मा एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम का हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। ये क्योंकि इन्फ्लेम्ड रहती हैं और इस पर अगर हाइपर रिस्पॉन्स आए कोई ट्रिगर के एक्सपोजर से, तो फिर सांस आने में दिक्कत आती है पेशेंट में। और ऐसे एज़मेटिक पेशेंट्स में खांसी, सांस लेने की दिक्कत, छाती में दर्द और वीज जैसे सिम्टम्स देखी जाते हैं। वीज एज इन जो सीटी जैसी आवाज आती है उस तरीके से? जी, आम भाषा में हम साएं साएं करके सांस की आवाज आए या सीटी जैसी आवाज आए को वीज बोलते हैं। बहुत लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर उनके बच्चे को एस्थमा है तो वो सोचते हैं कि क्या ये लाइफ टाइम तक तो नहीं रहेगा, अगर बचपन में हो गया है तो डेवलप एस्थमा। सच्चाई है कि एक बार हो गया तो पूरी जिंदगी रहेगा? ऐसा हर केस में सही नहीं है कहना। कम उम्र के बच्चों में, कम उम्र के पेशेंट्स की इम्यून सिस्टम इमेच्योर होती हैं, तो कभी कभी जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, ओवर रिएक्शन इम्यून सिस्टम का देखा जाता है बहुत छोटे उम्र में, पेशेंट उसको आस्ते आस्ते आउटग्रो कर जाता है। और अगर कोई स्पेसिफिक ट्रिगर्स होती हैं, अगर उसको अवॉइड किया जाए तो बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट में एब्सोल्युटली कोई सिम्टम्स नहीं भी मिलती हैं। ओके, आपने जैसे कहा कि ट्रिगर्स जो हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत लंबे समय तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे आजकल पोल्यूशन की बात होती है, जहाँ देखो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, डस्ट वैसे ही है, तो इन सब के अलावा भी कुछ और ट्रिगर्स होते हैं? ये तो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, हमें पता है कि हाँ ये 3-4 तो कॉमन ट्रिगर्स हैं जी। ये ट्रिगर्स हैं, इसके अलावा और कौन कौन से ट्रिगर्स होते हैं अस्थमा के? जी, कुछ अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। 10 से 20% अडल्ट एज़मेटिक्स ड्रग इंड्यूस्ड एज़मा से सफ़र करते हैं। मतलब कई दवाइयों के रिएक्शन में एज़मा का अटैक मिलता है। Okay. और ये अगर आप जानेंगे कि ये काफ़ी कॉमन दवाइयों में भी कुछ दवाइयाँ आती हैं, जैसे एस्पिरिन। एक एज़मेटिक ट्रिगर, एस्पिरिन इंड्यूस्ड एज़मा एक अलग क्लिनिकल एंटिटी है। कई पेन किलर्स एज़मा को ट्रिगर करती हैं। कई हार्ट की मेडिसिन, बीटा ब्लॉकर्स, इनफैक्ट बीटा ब्लॉकर्स आई ड्रॉप्स के जरिए भी अगर लिया जाए तो भी एज़मा कुछ पेशेंट्स में देखी जाती हैं। कुछ नर्व रिलेटेड दवाइयाँ, नर्व डिजीजेज में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनमें कुछ ट्रिगर्स मानी जाती हैं। कुछ बैड हैबिट से भी एज़मा ट्रिगर होता है। वाइट वाइन को एक ट्रिगर माना जाता है। बीटल नट, हमारे देश में पान सुपारी का सेवन काफ़ी है, वो भी एक एज़मा का ट्रिगर माना जाता है। कोल्ड एक्सपोजर भी एक ट्रिगर है। वर्क रिलेटेड कुछ एक्सपोजर्स होती हैं जैसे सॉडस्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये भी एज़मा के लिए ट्रिगर्स मानी जाती हैं। एक्सरसाइज भी एक कभी कभी ट्रिगर है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एज़मा एक किस्म का ट्रिगर माना जाता है। पेट्स में, पेट्स की जो शेडिंग होती हैं उसके एक्सपोजर से कारपेट्स में ट्रैप होना, डस्ट माइट्स जो कि छोटी छोटी इंसेक्ट्स होती हैं जो ह्यूमन के डेड स्किन्स में को खाती हैं, तो वो घर में रहना, उसके एक्सपोजर एक बहुत कॉमन ट्रिगर है। वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में वायरल इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करना भी एज़मा के लिए कभी कभी ट्रिगर माना जाता है। इनफैक्ट ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रीसीडिंग फैक्टर्स हैं एज़मेटिक अटैक। ओके, तो ये सारे ट्रिगर्स होते हैं जी। अच्छा, घर में अगर हम रहते हैं, हम आउटडोर पोल्यूशन की बात करते हैं या आउटडोर ट्रिगर्स की बात करते हैं, इंडोर ट्रिगर्स में आपने तो जैसे ये माइट्स वगैरह बताएं, क्या अगर कोई बेड है, बेड में धूल है, उससे भी ट्रिगर हो सकता है? हम जो डस्टिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं या इवन खाना बनाते टाइम छौंक लगाते हैं, तो ये सब भी ट्रिगर कर सकते हैं अस्थमा को? जी, कोई भी चीज़ जो इरिटेट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, वो ट्रिगर कर सकता है। एंड ये भी आपने बताया एयर पोल्यूशन के बारे में, ये ध्यान रखें कि इंडोर पोल्यूशन भी, इंडोर एयर पोल्यूशन भी एक बहुत कॉमन ट्रिगर है। इनफैक्ट काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन हो जाती हैं अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना रखा गया हो। स्ट्रॉन्ग ओडर्स कभी कभी ट्रिगर होता है। अगर हम बहुत एक्सट्रीम कोल्ड एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं, वो भी एक ट्रिगर माना जाता है। तो कई इंडोर ट्रिगर्स, घर पे रह के भी कई चीज़ें हमारा एस्थमेटिक अटैक्स ट्रिगर कर सकते हैं। जो लोग जैसे पेट्स रखते हैं या फिर इवन पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में काम करते हैं, तो क्या जो पेट्स हैं उनके फर से या फेदर से भी एस्थमा ट्रिगर हो सकता है? जी, पेट डैंडर, फर, एस्थमा, फेदर्स। इनफैक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं बर्ड से, उसमें बड़ा फंगल इन्फेक्शन का एक डर रहता है। तो मोल्ड घर में रहना या एस्परजिलोसिस का एक्सपोजर, जो कि एक किस्म का फंगस है जो कि हम काफ़ी बर्ड्स के
ड्रॉपिंग से हमें इन्फेक्ट होता है, तो वो दीज आर क्वाइट कॉमन ट्रिगर्स ऑफ एस्थमा। ओके, तो ये सारी चीजें तो हमने जैसे ट्रिगर डिस्कस कर ली। अगर इन ट्रिगर्स को हम अवॉइड करें तो क्या एस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है? सो इसके दो तरीके हैं। ट्रिगर्स अवॉइड करना तो एक बहुत सिंपल सोल्यूशन ऑन पेपर कहा जा सकता है, बट हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। अगर मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में हम अगर एयर पोल्यूशन बोले हमारा ट्रिगर है, तो हम चाह के भी कहाँ तक उससे बचाव करेंगे। अगर अवॉइडेबल है तो ज़रूर अवॉइड करने की कोशिश करें, पर नहीं तो जैसे होम्योपैथी के द्वारा भी कभी कभी हम देखते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आस्ते आस्ते कुछ टॉलरेंस भी बिल्ड होती है। अच्छा। तो एक्सपोजर भी हमेशा उतनी बुरी एपिसोड ट्रिगर नहीं करता है, कुछ कुछ एपिसोड्स होते भी नहीं है। तो कई पेशेंट्स में हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टॉलरेंस बिल्ड कर पाते हैं। अच्छा, खाने की भी कुछ चीज़ें होती हैं क्या डॉक्टर जिससे अस्थमा ट्रिगर हो सकता है? कई, एक तो मैंने वाइट वाइन और सुपारी का बताया, बट फूड एलर्जीज, अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जिक हैं तो वो हमारा एस्मा भी ट्रिगर कर सकता है। कभी कभी एलर्जिक का एक ही मैनिफेस्टेशन एस्मा ही होता है। अच्छा। और वो कुछ फूड आइटम से भी ट्रिगर होती है। कुछ कॉमन फूड आइटम्स? ग्लूटेन एक बहुत कॉमन एलर्जन माना जाता है, बट ये भी मैं कहूँगा कि ग्लूटेन को शायद जरूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। विलेन बना दिया गया अभी। जी, बहुत अनकन्फर्म्ड केसेस, एक ट्रांजिएंट इंटॉलरेंस को एक परमानेंट एलर्जी की तरह देखा जा रहा है। एंड हम एक लाइफ लॉन्ग रिस्ट्रिक्टेड डाइट में आ रहे हैं, जो कि हर मरीज के लिए शायद जरूरी पॉसिबल ना हो और जरूरी भी ना हो। जी, ठीक है, तो ये एक जैसे ग्लूटेन हो गया। कई सारे लोग होते हैं जैसे पीनट बटर हो गया, या फिर जो बीज वाली चीजें होती हैं उसको भी खा करके उनको एलर्जी होने लगती है। तो ये भी अस्थमा ट्रिगर कर सकता है? कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया, अगर कोई भी फूड एलर्जी, फूड आइटम से हमें कंफर्म्ड एलर्जी है, वो एस्मा को ट्रिगर कर सकता है। इनफैक्ट एस्मा के पेशेंट्स की जब हिस्ट्री ली जाती है तो उसको एक एलर्जिक हिस्ट्री भी उसकी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत कॉमनली कोएग्जिस्ट करता है एक्जिमा के साथ, बहुत कॉमनली कोएग्जिस्ट करता है एलर्जिक साइनसाइटिस, राइनोसाइनसाइटिस के साथ। तो इन कंडीशंस को देख के भी कभी कभी एस्मा के डायग्नोसिस में कॉन्फिडेंस आता है। हमने जैसे ट्रिगर्स की बात कर ली, अब जैसे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि एस्थमा को ठीक करने का इनहेलर ही एक सोल्यूशन है, और सबसे बड़ा जो कंसर्न लोगों को लगता है कि इनहेलर लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा, और उनके लिए एक तरह से टैबू भी है कि वो सोचते हैं कि हम अगर पब्लिक प्लेस में इनहेलर यूज करेंगे तो लोग हमें अलग तरह की नजरों से देखेंगे। तो क्या आपके अकॉर्डिंग एस्थमा हो गया तो सिर्फ इनहेलर ही उसका एक इलाज है? जी नहीं, हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि कई लोगों का आस्ते आस्ते इनहेलर यूजेज बंद हो पाता है या बहुत कम हो जाता है। और अगर हम देखें माइल्ड टू मॉडरेट जो रेंज ऑफ केसेस हैं, उसमें ये बहुत अच्छा स्कोप रहता है होम्योपैथी के द्वारा कि आस्ते आस्ते पेशेंट इनहेलर का यूजेज या ओरल एंटी एलर्जी, ओरल स्टेरॉइड्स, इन चीज़ों से भी आस्ते आस्ते कम की तरफ जा सकता है। इन कई केसेस में टोटली बंद भी करता है। और अगर दूसरा एक्सट्रीम भी देखें कि बहुत एडवांस्ड और सीवियर केसेस, जो कभी कभी ऑक्सीजन इन्फ्यूजन की ज़रूरत पड़ता है, आईवी के थ्रू जिसको स्टेरॉइड्स देना पड़ता है, उन केसेस में भी एड ऑन होम्योपैथी में बेनिफिट्स देखी जाती हैं कभी कभी। सो हर पेशेंट के पास ये लग्जरी नहीं होता है कि वो चाहता है या इट इज़ टबू सो आई कैन नॉट यूज़ इनहेलर और आई डोंट वांट टू यूज़ इनहेलर। बट बहुत सीवियर केसेस कभी कभी आउट ऑफ कंपल्शन भी होम्योपैथी यूज़ कर रहा है, और उसमें भी कभी कभी हम बेनिफिट्स देखते हैं। हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर जाएं उससे पहले डॉक्टर ये जानना चाहते हैं हम कि सिम्टम्स हम कैसे पहचान दें, कि क्या ऐसे बॉडी हमारे सिग्नल्स दे रही होती है कि हाँ शायद एस्थमा बॉडी में डेवलप हो रहा है, जिससे समय रहते पहचाना जा सकता है? तो सबसे सिंपल सिम्टम्स तो यही हैं कि सांस लेने में दिक्कत आना और वीज जैसे एक विस्लिंग साउंड सुनने में आना सांस के लेने के दौरान, बहुत लो एनर्जी लेवल्स रहना, चेस्ट में पेन होना, और बहुत लंबे देर तक सिर्फ खांसी रहना, सांस के तकलीफ के बिना भी, एक कॉफ वेरिएंट एस्मा जिसको बोला जाता है, कि सांस की तकलीफ पेशेंट उतना समझ नहीं पाता है, बहुत लंबी खांसी चलती है। तो ये सिम्टम्स अगर परसिस्ट करता है, पर्टिकुलरली अगर हम कोई ट्रिगर के साथ ये एसोसिएट करते हैं, तो इसको हम एस्मा की तरफ सोच सकते हैं। ठीक है। छोटे बच्चों में जो कि खुद अपने सिम्टम्स इतने अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, सांस लेने की दिक्कत हो रही है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स को हम लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारा एक स्टर्नल नॉच है, सुप्रास्टर्नल नॉच, जो बेस ऑफ द नेक में होता है, उसके ऊपर स्किन रिट्रैक्ट होती है एंड रिलैक्स होती है। वो हमें ये बताता है कि बच्चा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेन लेके सांस ले रहा है। वो भी कभी कभी एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल साइन होता है कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाया जाए, उसका चेस्ट एग्जामिन करवाया जाए, टू रूल इन और रूल आउट
asthmatic attacks. ओके, तो ये जो सिम्टम्स आपने हमें बताए, तो ये लक्षण कितने दिनों तक चले तब हम इसको कंसिडर करते हैं कि अस्थमा ही है? सांस लेने की तकलीफ है तो जल्दी ही एग्जामिन करा लेना कराना ही चाहिए। सेफ रहता है। खांसी वगैरह अगर परसिस्ट करता है एंड काफ़ी दिन से, तो एज़मा की चेकअप कराया जाए। जैसे मैंने पहले बताया कि एज़मा के एक स्पेक्ट्रम है, तो माइल्ड और मॉडरेट एज़मा बहुत ज़्यादा तकलीफ दें या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में टर्न कर जाती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक हमारा रैपिड रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का, एक लेट ऑनसेट रिस्पॉन्स होता है, तो 1-2 घंटे से 24 घंटे तक ये रिस्पॉन्स रह सकता है। अगर ट्रिगर रिमूव ना हो पाए तो ऑब्वियसली वो हम ज़्यादा लंबा देखते हैं। ओके, और अस्थमा अटैक आ रहा है जैसे अगर किसी को एकदम अचानक से, तो हम वो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि लक्षण तो चलिए हमें पता चल गए, कई लोगों के आसपास में कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उनके सामने किसी को अस्थमा का अटैक आ रहा है, तो एज अ सिटीजन हम कैसे पहचाने कि हाँ शायद हमारे आसपास के इंसान को अस्थमा का जो अटैक है वो तो नहीं आ रहा है? जी, तो सांस लेने की तकलीफ अगर हम देख रहे हैं कि पेशेंट थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट में सांस ले रहा है, ये एक बड़ा सिंपल वो होता है। और सुप्रास्टर्नल नॉच की मूवमेंट अडल्ट्स में भी देखी जा सकती है, तो किसी वजह से अगर वो पेशेंट खुद नहीं समझ पा रहा है, अगर हम ये देखें तो वो कभी कभी इंडिकेट कर सकता है। और इसके लिए हेल्प करने के लिए भी अगर दवा इजीली अवेलेबल ना हो तो पेशेंट को स्लो ब्रीदिंग करने को कहा जा सकता है। अगर हम ट्रिगर जानते हैं उससे हट जाने की कोशिश, मान लीजिए धुआं वगैरह है तो वहाँ से हट जाने की कोशिश करा जाए। पर्स्ड लिप्स, मुंह को हल्का सा खोल के होंठों के बीच में से हवा अंदर बाहर करना से भी आस्ते आस्ते कभी कभी एक वार्म कैफिनेटेड बेवरेज जैसे कॉफ़ी या चाय आस्ते आस्ते सिप करना, इन चीज़ों में भी कभी कभी आराम पेशेंट देता है। पा सकता है। ओके, और अगर जैसे अस्थमा का अटैक कई बार इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि लोगों की जान जाने का रिस्क हो सकता है, जानलेवा हो सकता है? जी, ये हो नहीं सकता कहना गलत होगा, पर ये एकदम से होना बहुत रेयर है। एंड जैसे मैंने बताया, सिवियर कैटेगरी की जो एज़मेटिक्स होते हैं वो केवल 5 से 7% के एज़मा पेशेंट्स में देखी जाती है। तो बहुत ज़्यादा भयभीत रहना, बहुत स्ट्रेस में रहना एज़मा के डायग्नोसिस से ऐसा ठीक नहीं है। मैं ये भी वरिड रहता हूँ कि पेशेंट्स एज़मा के नाम से जो डर जाते हैं, बहुत ओवर मेडिकेशन की तरफ, खुद सेल्फ मेडिकेशन प्लस ओवर मेडिकेशन। कभी डॉक्टर ने कोई स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ किसी एपिसोड के लिए दी, अब वो हर खांसी में वो उसी दवाइयों को खुद ही सेल्फ प्रिस्क्राइब करके यूज कर रहा है क्योंकि डर है उस पेशेंट के अंदर। तो ये हमेशा सही नहीं है। ओवर मेडिकेशन और साइड इफेक्ट्स का भी डर होना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी डॉक्टर कि एस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है, मतलब धीरे धीरे जो है ये एक बढ़ने वाली बीमारी है। तो क्या क्रॉनिकली हमारे फेफड़ों को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती है, और इसकी वजह से अगर एस्थमा डेवलप हो गया तो फेफड़ों की काम करने की क्षमता कैसे इम्पैक्ट होती है? जैसे मैंने शुरू में एज़मा के डेफिनेशन में बताया कि इन्फ्लेमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। बार बार इन्फ्लेमेशन हो के रेस्पिरेटरी पैसेजेस की रीमॉडलिंग होने लग जाती है, जिसमें रेस्पिरेटरी पैसेजेस में फाइब्रोसिस आने लग जाता है। फाइब्रोसिस के साथ लंग कंप्लायंस और रेस्पिरेटरी टिश्यू की कंप्लायंस, उसको मूवमेंट की एबिलिटी कम होने लगती है। तो जो हम इनहेलर या कोई और दवाई से जो रिवर्सिबिलिटी पाते कि पेशेंट को तुरंत रिलीफ हम दे पाते, वो आस्ते आस्ते कम होने लग जाता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही परमानेंटली चेंज होने लग गया है बिकॉज ऑफ रिपीटेड एपिसोड्स। और इंटरमिटेंट एज़मा जो कि कुछ हफ्तों में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, अब वो एक कांस्टेंट एक बेसलाइन लेवल ऑफ सिम्टम्स हमेशा ही पेशेंट में रहने लग जाता है। तो इस तरीके से एज़मा का पिक्चर पेशेंट का चेंज होता रहता है। Unless it is treated, it is managed well, triggers are avoided. तो ठीक है, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम जैसे ट्रीटमेंट पर आते हैं, तो हमें एक तो पता है कि इनहेलर है दवाइयाँ, होम्योपैथिक के हिसाब से अस्थमा का इलाज कैसे किया जाता है? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हम 2 कंपोनेंट्स में उसको समझते हैं एज़मा के लिए। एक हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस प्रोटोकॉल, कि पेशेंट अगर इंटरमिटेंट एज़मेटिक है तो एक मेंटेनेंस प्रोटोकॉल दिया जाता है ताकि आस्ते आस्ते इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिसोड्स में कमी आए। जितनी जल्दी पेशेंट कंप्लेन करता था, जितने बुरे एपिसोड्स होते थे और जितने लंबे एपिसोड्स, इन चीज़ों में आस्ते आस्ते हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं मेंटेनेंस मेडिसिन प्रोटोकॉल से। अक्यूट फेज हम मैनेज करते हैं अक्यूट फेज मेडिसिन से, कि जब अगर
प्रॉब्लम्स आ गई, सिम्टम्स आने वाली हैं या आ चुकी हैं, तो उसको कैसे होम्योपैथिक दवाई देके कम, क्योंकि डिपेंडेंस आस्ते आस्ते कम करना भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ज़रूरी होता है। हाई लेवल्स ऑफ डिपेंडेंस रहे तो एपिसोड के ट्रेंड्स में कभी कभी चेंज नहीं आता। ओके। पर ये बहुत सुपरविजन के साथ एक केस बाय केस बेसिस में समझ के करना चाहिए। रातों रात दवाइयाँ छुड़वा देना जिसको जो पेशेंट बहुत दिन से ले रहा है वो उचित नहीं है। ओके। अच्छा, जैसे होम्योपैथी को लेके ये कहा जाता है कि ये आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है, भले इलाज लंबा चलेगा लेकिन आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। एस्थमा के लिए है ये कि अगर एस्थमा का ट्रीटमेंट होम्योपैथी के जरिए कराया जा रहा है तो ये जड़ से खत्म हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि कई पेशेंट्स हैं जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिन जो ट्रिगर्स उनके लिए होती थी अब वो ट्रिगर्स से टॉलरेंट बन चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि देयर इज अ चांस कि सम पेशेंट्स बिकम एब्सोल्युटली सिम्टम फ्री। ये हर केस में कहना ठीक नहीं होगा, बट कई हम प्रैक्टिस में देखते हैं, पर्टिकुलरली छोटे बच्चे जिनका बहुत ज़्यादा पुराना हिस्ट्री इनहेलर यूजेज का ना हो या इमेच्योर इम्यून सिस्टम आस्ते आस्ते जैसे मैच्योर हुआ, होम्योपैथी के सपोर्ट के साथ टॉलरेंस भी ट्रिगर्स के साथ बन गया। तो ऐसे कई इंस्टेंसेस होती हैं और कई पेशेंट्स खुद भी रिकवर कर जाते हैं। एक अक्यूट फेज में किसी इन्फेक्शन के वजह से कोई अक्यूट स्ट्रेसफुल फेज के दौरान कुछ इंटॉलरेंसेस आई, फिर वो आस्ते आस्ते खुद से ही चली गई। तो पेशेंट को ये भी समझना चाहिए कि लाइफ में एक या दो एज़मा जैसे एपिसोड्स के बेसिस पे हम आपको एक लाइफ लॉन्ग एज़मेटिक नहीं कह सकते, कहना नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर, जो होम्योपैथी इलाज है उसका अप्रोच किस साइड रहता है कि जो पेशेंट हैं उनको सिम्टम फ्री करे या उस बीमारी को जड़ से खत्म कर दे कि उनको वो चीज़ बार बार ना परेशान करे? मैं ये मानता हूँ कि एस्मा के केस में ये दोनों इम्पोर्टेंट है। हाँ। जैसे हम अगर जड़ पे ही सिर्फ काम करें पर पेशेंट को सांस ही नहीं आ रहा और उसका सपोर्ट हमें सिर्फ एलोपैथी पे रखना पड़े, ये भी ठीक नहीं। वेर एवर पॉसिबल अगर हम थोड़ा कम कर पाएँ यूसेज या अवॉइड ही कर पाएँ टोटली, वो भी पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। साइड इफेक्ट से बच के रहे, डिपेंडेंस ना बने और वजह से। बट यस, फोकस हमारा एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने में रहता है और उसको अचीव करने के लिए अक्यूट फेज को भी हमें मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अभी जैसे आपने एलोपैथी की बात कही, तो क्या अगर कोई पेशेंट चाहता है कि एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों दवाइयों पर वो साथ साथ मिला करके चले, पॉसिबल है ऐसा? जी, ये जीरो सम गेम नहीं है। इट डजंट हैव टू बी वन और द अदर। कई केसेस में दोनों साथ में चलाना पड़ता है और ये चीज़ सेफली करी जा सकती है। कोई एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई एडवर्स इंटरैक्शन नहीं होता है। एंड जो पेशेंट सालों साल इनहेलर्स ले रहा है या कोई और किस्म की स्टेरॉइडल दवाइयाँ ले रहा है, ओवरनाइट उसको छुड़वाना उचित नहीं होता है, डेंजरस भी हो सकता है। बट यस, शॉर्ट हिस्ट्री वाले मरीज, बहुत माइल्ड केसेस को हम ज़्यादा अग्रेसिवली वीन ऑफ करते हैं। बट पेशेंट के वेलफेयर को फोकस में रख के ही देखा जाता है। इट इज़ नॉट अबाउट होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी। ठीक है। अच्छा, जैसे होम्योपैथी का इलाज ये भी बोला जाता है कि बहुत लंबा चलता है, तो क्या इस बात में है सच्चाई और मतलब कितना फिर भी कोर्स होता होगा? ये ज़्यादातर टाइम के लिए सही माना जाता है, पर हमें कॉन्टेक्चुअली इसको समझना चाहिए कि हम किस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम ब्रोंकियल एज़मा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आजीवन आपको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है जिसके लिए दवाइयाँ, जिसका क्योर का कोई स्कोप ही ना हो, उसके सामने एक लंबे दर्जे की अगर दवाई भी लेनी पड़े, बाकी जिंदगी से छोटी ही पड़ती है। सो उस हिसाब से समझना चाहिए। एक लाइलाज कंडीशन, लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड लेने के सामने अगर मेरे को 5 साल मान लीजिए किसी को दवाई लेनी पड़ती भी हो, तो दैट शुड नॉट बी अ बिग इशू। बट ये हर केस में ट्रू नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है कि डॉक्टर कि होम्योपैथी दवाइयों के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकता है? जी नहीं, होम्योपैथिक दवाइयाँ क्योंकि अल्ट्रा डाइल्यूटेड होती हैं, तो साइड इफेक्ट्स फ्री होती हैं। इनफैक्ट इसी वजह से एक वास्ट मेजॉरिटी पेशेंट्स होम्योपैथी में आते हैं। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अगर एस्थमा का इलाज करना है होम्योपैथी के जरिए, तो एक बार आप हमें पूरा बता सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, आप क्या इवैल्यूएट करते हैं, किस तरीके से उनको दवाइयाँ देते हैं और किस बेसिस पर आप बताते हैं कि आपकी दवाइयाँ कितने दिन चलेगी, मिनिमम टू मैक्सिमम? जी, सो एक तो बहुत डिटेल्ड क्लिनिकल हिस्ट्री लेना पड़ता है। इनफैक्ट एस्थमा का डायग्नोसिस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मच मोर देन एनी टेस्टिंग जो कि बाद में कराया जा सकता है, जस्ट टू सपोर्ट द डायग्नोसिस दैट यू हैव ऑलरेडी रीच्ड। सो पेशेंट के खांसी या सांस के तकलीफ के आसपास क्या क्या ट्रिगर्स या क्या क्या होता है उसकी लाइफ में, जिसके दौरान विच पॉइंट ऑफ द ईयर
ये एसोसिएटेड जो कंकॉमिटेंट्स हम लोग मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने में। फिर इंटेंसिटी ऑफ द डिस्कम्फर्ट समझना भी ज़रूरी है कि क्या आप सांस ले ही नहीं पाते हैं, क्या आप एक सेंटेंस भी बिना सांस लिए कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्या कभी नीला पड़ने का भी हिस्ट्री रहा हो, अच्छा। क्या आप आपकी टाइमिंग एपिसोड्स की क्या है, क्योंकि एज़मा को एक डायर्नल डिजीज़ माना जाता है जो अर्ली मॉर्निंग में वर्स सिम्टम्स देखी जाती है। छोटे बच्चों में पर्टिकुलरली बहुत लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में हम सिम्टम्स सुनते हैं। तो इस तरीके की हिस्ट्री, अगर पेशेंट ने ऑलरेडी कुछ टेस्ट करा रखा है, तो जैसे ब्लड में IgE लेवल्स जो कि एक एलर्जी का मार्कर माना जाता है, उसको देखा जा सकता है। कोई एलर्जी पैनल्स अगर उसने कराया हुआ है, वो भी देखने में एक हमें हमारी प्रिस्क्रिप्शन को इन्फॉर्म करता है। और हमारा नॉन मेडिकल एडवाइस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एज़मा में, कि आप क्या करें क्या ना करें, किस चीज़ से बचें, वो इन चीज़ों के जानने के बाद ही बताया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे अस्थमा के लिए लंग से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, तो आप लोग भी वो टेस्ट करवाते हैं? जी, तो हमारे प्रैक्टिस में अभी मॉडर्न होम्योपैथ्स जो हैं वो एब्सोल्युटली सारी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हैं। वो हमें हेल्प ही करता है, बिकॉज हम बीमारी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उसकी सिवेरिटी समझ में आती है, आपके ट्रीटमेंट की असेसमेंट में भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट येस, अननेसेसरी एक्सेसिव टेस्टिंग हम अवॉइड करते हैं, वो पेशेंट के ऊपर भी एक बर्डन बनता है एंड एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है अननेसेसरी टेस्टिंग का। करेक्ट। अच्छा, जैसे अस्थमा में अगर अटैक आता है या किसी को लगता है कि हाँ ट्रिगर हो रहा है, तो वो लोग इनहेलर लेने लगते हैं। होम्योपैथी दवाई अगर ले रहे हैं तो क्या उस टाइम दवाई खा लेना चाहिए या इनहेलर ही? अगेन डिपेंडिंग ऑन द केस, अगर बहुत सिवियर केस है, एकदम सांस ही नहीं आ रहा है और पेशेंट ऑलरेडी अकस्टम्ड है इनहेलर यूजेज के लिए, तो उसको एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। बट माइल्ड मॉडरेट केसेस में अक्यूट फेज मैनेजमेंट दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथी में, जो कि हम देते हैं, और आस्ते आस्ते एस्मेटिक अटैक में भी रिलीफ पेशेंट हेल्प मिलता है। और डॉक्टर, होम्योपैथी दवाई को लेकर के ये एक चीज़ रहती है जो हमने सुना है कि छोटी छोटी गोलियां रहती है, मीठी सी रहती हैं और इतने छोटे छोटे डब्बे में आती हैं, तो अस्थमा के लिए भी वैसी ही होती हैं? ऐसी होती हैं। हमारे बहुत सिवियर केसेस में हम लोग लिक्विड फॉर्म में भी मेडिसिन देते हैं, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्विक एक्टिंग मांगते हैं। बट नहीं तो जैसे कभी कन्वीनियंस की वजह से भी मीठी गोलियां ही होती हैं। ठीक है, तो ये जो मीठी गोलियां होती हैं या होम्योपैथी की जो गोलियां होती है, एग्जैक्टली बनती कैसे हैं? क्योंकि लोगों का मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि गोलियां इतनी मीठी कैसे हैं, बिना साइड इफेक्ट्स के कैसे बन रही हैं, तो थोड़ा सा वो बताइए। जी, तो एक्चुअली मीठी गोलियां जो हैं उनमें दवाई नहीं होती, उनमें दवाई डाली जाती है, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में, ट्रांसपेरेंट लिक्विड फॉर्म में होता है। अब वो लिक्विड कैसे बनता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट, कौन सी दवाई दी गई है। होम्योपैथी प्लांट, मिनरल, एनिमल किंगडम के कई सोर्सेज से होम्योपैथिक दवाइयाँ बनती हैं, फिर उसको एक फार्मास्यूटिकल अल्कोहल में डाइल्यूट कर करके एक लेवल पे लेके जाते हैं, जिसको पोटेंटाइजेशन हम लोग बोलते हैं। इस लेवल पे लेके जाता है कि क्रूड एलिमेंट्स उसमें दिखता नहीं है। इसीलिए सारी लिक्विड्स भी देखने में सिमिलर ही होती है, क्योंकि बेसिकली आप उसकी सॉल्वेंट को ही देख रहे हैं। जो ये लिक्विड उन गोलियों के ऊपर छिड़की जाती हैं या मिक्स करी जाती हैं, वो गोलियां इस लिक्विड को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। एक्चुअली मेडिसिनल जो सब्सटेंस है वो लिक्विड है, एंड उसी लिक्विड को, जैसे मैंने बताया, कि बहुत अक्यूट फेज में हम लिक्विड फॉर्म में ही देते हैं, ताकि एकदम करेक्ट डोजेज और थोड़ा सा क्विकर एक्टिंग हमें एक्शन मिले। ट्रीटमेंट पे हमने बात कर ली डॉक्टर, एक चीज बताइएगा कि होम्योपैथी दवाइयों को लेने का भी अस्थमा में कोई सही तरीका या सही समय है कि इस तरीके से लेते हैं या इस समय पर लेते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होता है? ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक तरीका नहीं है। ऑफ कोर्स प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ बेटर एक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर टाइम में कंज्यूम करने से। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक दवाई आपको दिया जाए तो उस हिसाब से उसको लिया जाना चाहिए। बट बहुत अक्यूट फेज की जो दवाइयाँ होती हैं, हम लोग कभी कभी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में रिपीट भी करवाते हैं, तो उसका कोई टाइम नहीं है। जब अटैक आए, आपको तकलीफ हो रहा हो, तो हाई फ्रीक्वेंसी में रिपीट करके लिया जाता है। जनरली कोई भी मुंह में फ्लेवर ना रहे, ये कोशिश रहती है, उससे होम्योपैथी एक्शन, दवाई का एक्शन बेटर होता है। बट बहुत तकलीफ के दौरान ये सारी रूल्स साइड में रखी जाती है, उस टाइम रिलीफ देना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो आपके हिसाब से अगर कोई एक बढ़िया टाइम आप प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे कि इस समय लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, जैसे आपने कहा कि मुंह में कोई फ्लेवर ना हो तो बेटर? जी, तो हम लोग जनरली कहते हैं 20 मिनट आगे पीछे कोई खाना पीना नहीं, पानी छोड़ के। इवन टूथब्रश वगैरह का जो फ्लेवर होता है, पेस्ट का फ्लेवर, वो भी हम थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे होम्योपैथी जो मेडिसिन हैं, उनको
स्किप अगर कोई गलती से कर दे, एक दिन छूट गई, जी तो फिर उसको अगले दिन क्या डबल डोजिंग के साथ लें या जी रहने ही दें? जी डबल डोजिंग बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहता है। इन जनरल हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट चाहे रिपोर्ट करे ना करे 10 to 15% डोजेज मिस होना ह्यूमन नेचर है एंड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। उससे ज़्यादा हो तो ट्रीटमेंट की असेसमेंट में एक इशू आ जाता है कि हम चेंज करें दवाई अगर पेशेंट को आराम ना हो, कि रिपीट करें और ज़्यादा कंसिस्टेंसी से लिया जाए। बट इतना एक डोज मिस करना है बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नेसेसरी नहीं है। अस्थमा के पेशेंट्स में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आपको होम्योपैथी दवाइयों की डोज बढ़ाने में पड़ते हैं, या अगर उनका ट्रीटमेंट सही से चल रहा है, वो रिएक्ट कर रही है उनकी बॉडी, तो घटा भी देते हैं आप? एब्सोल्युटली। तो अगेन अगर हम देखते हैं कि पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं मेरे एस्थमेटिक एपिसोड में आराम नहीं आया, मुझे अपना पुराना इनहेलर फिर से लेना पड़ा या उतनी डोज में लेना पड़ रहा है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम कहाँ अपने प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करके पेशेंट को ये रिलीफ दे पाएँ। एंड रिवर्स भी ट्रू है कि अगर पेशेंट बहुत आराम बहुत लंबे दौर तक कहे जा रहा है तो आस्ते आस्ते वीनिंग अपनी भी दवाई होम्योपैथी, क्योंकि मैं एक फाइनाइट प्रिस्क्रिप्शन मानता हूँ कई केसेस में, तो हम अपनी दवाई भी आस्ते आस्ते फिर कम करने लगते हैं, तो पेशेंट कंप्लीटली मेडिसिन फ्री होने की तरफ चलने लगता है। ओके, तो आपका अप्रोच रहता है कि दवाइयों से हम फ्री कर दें पेशेंट्स ये को? हमेशा कोशिश ये रहती है। हर केस में अचीव कर पाते हैं नहीं, बट वो विद इन द स्कोप ऑफ होम्योपैथी है और हम कोशिश ये जरूर करते हैं कि पेशेंट बीमार ही ना रहे और दवाई भी ना लेना। बिल्कुल। डॉक्टर, मैं आज के आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में? दिस इज माय 19th ईयर। 19th ईयर, तो ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स मान के चल सकते हैं। तो 2 डेकेड्स में आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे। आपके हिसाब से उन पेशेंट्स में देख करके, एनालिसिस या एवेलुएट करके, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि हाँ, आपकी 19 साल की प्रैक्टिस में आपको पता चल गई कि अस्थमा के मरीज ये गलतियां कर रहे हैं, तो आप ना वो करें वो गलतियां, क्या अवॉइड करें? पहली चीज, 1 या 2 एज़मा जैसे अटैक्स या एपिसोड्स को एज़मा का टैग ना दें। लाइफ लॉन्ग एज़मेटिक आप शायद नहीं होगा। पुराने सिवियर एपिसोड को याद करके पहले ही बिना किसी डॉक्टर के सलाह लिए बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन पे ही आ जाना ठीक नहीं है। और पैनिक ना करें। थोड़ा सा खांसी होना, थोड़ी सी सांस चढ़ना, कभी कभी एक माइनर एलर्जिक रिएक्शन, एक माइनर पोस्ट वायरल कॉफ भी हो सकता है। ट्रिगर्स पेशेंट्स कभी कभी जान के भी अवॉइड नहीं करते हैं, पर्टिकुलरली जो खाने पीने वाली बातें हों जिसको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं एज ट्रिगर्स, और कभी कभी वो बैड हैबिट्स भी होती हैं, वो जान के भी अवॉइड नहीं करते हैं। कभी कभी लाइफस्टाइल में चेंजेस, होम्योपैथी तो ये 200 साल से कह रहा है, पर अब मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी भी रिसेंटली ये मानता है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी भी एज़मा जैसे बीमारियों से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। तो लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कभी कभी आउट ऑफ कंपल्शन पेशेंट नहीं कर पाता है या आउट ऑफ चॉइस नहीं करता है। स्लीपिंग पैटर्न, मील टाइमिंग्स, बेटर फेजेस में मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करना, इन बातों में भी पेशेंट को काम करना चाहिए, जो कि कभी कभी हम फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस कम देखते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में हम ऐसे क्या बदलाव करें, क्या ऐसी चीजें हम अपनी रोजमर्रा के जीवन शैली में बदलें जिससे अस्थमा के ट्रिगर्स को, अटैक्स को कम कर सकते हैं या प्रिवेंट भी कर सकते हैं? सो इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल लाइफस्टाइल, जिसमें मैं मील टाइमिंग्स एंड स्लीप टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मानता हूँ। नॉट जस्ट आवर्स ऑफ स्लीप। लोग सोचते हैं कि 8 घंटे मेरे हैं, बहुत हैं, काफ़ी हैं, कोई भी 8 घंटे हो सकते हैं। दैट इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू। तो जल्दी सो जाना, 3 टाइमली खाना लेना, एक इस तरीके का हेल्दी स्ट्रक्चर दिन में बना लेना अपने आप में बहुत स्ट्रेस लेवल्स, एंग्जाइटी लेवल्स कम रखती है, जो कि आज हम जानते हैं कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस में वो कम करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मॉडरेट और माइल्ड एक्सरसाइज रेगुलरली करना। कभी कभी रेस्पिरेटरी डिजीज हमें है तो हमें तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहिए, ये सोच गलत है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एज़मा वाले पेशेंट्स को छोड़ के बेटर फेजेस में एक्सरसाइज करना हमारे लिए अच्छा ही होता है। लंग कैपेसिटी, ओवरऑल फिजिकल स्टैमिना इंप्रूव रखने से अगले अटैक को हम ज़्यादा अच्छे से फाइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये, और दुनिया के कई बड़ी बड़ी एथलीट्स एज़मेटिक्स भी हैं, जिन्होंने बहुत फिजिकल प्रोग्रेस दिखाया है पर वो एज़मेटिक रहे। तो ये गलत है कि एक्सरसाइज हमें सोचना ही नहीं चाहिए, जो कि बाकी शरीर के भी एक एडवर्स इम्पैक्ट दे सकता है। तो कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं अस्थमा के मरीज? तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इन जनरल अगर हम करें, पर्टिकुलरली मूवमेंट, जिसको आमतौर पे कार्डियो एक्सरसाइजेस बोली जाती हैं, वॉकिंग, जॉगिंग,
ब्रिस्क वॉकिंग, जो केपेबल हो, जो जिस एज ग्रुप का हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एनी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी ऑब्वियसली सिवियर पोल्यूशन के दिनों को छोड़ के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लोली इंक्रीमेंटली उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहिए। अगर ये आस्ते आस्ते करा जाए तो एकदम से कोई लंग पे लोड बढ़ता नहीं है, एंड वो एक्सरसाइज अपने आप में इंड्यूस नहीं करता है। जो मैं कॉशन करता हूँ कि इनहेलर लेके एक्सरसाइज करना मे नॉट बी दैट बेनिफिशियल अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो उतना ही एक्सरसाइज करें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत ना हो, और आस्ते आस्ते आपकी लंग कैपेसिटी और स्टैमिना बढ़े। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, अगर जैसे हमें कुछ रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइन समझने हो अस्थमा के लिए, तो वो क्या क्या होंगे, एक बार प्लीज आप हमें समराइज करके बता दीजिए। जी, तो एक्सटेंट ऑफ डिस्नियम, सांस लेने की तकलीफ अगर बहुत सीवियर है, वो एक थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। उसको आइडेंटिफाई हम कुछ तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर पेशेंट एक सेंटेंस भी ख़त्म नहीं कर पा रहा है बिना सांस रोके और सांस लिए, तो वो एक सिवियरिटी का इंडिकेटर है। दूसरा, अगर नीला कहीं पड़ रहा हो, पर्टिकुलरली लिप्स या फिंगर टिप्स के आसपास, तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी कम हो रही है। ये दो थोड़ा रेड फ्लैग सिम्टम्स हम लोग बोलते हैं कि ध्यान रखना चाहिए। एकदम बहुत लो एनर्जी लेवल, रिस्पॉन्स ही कम हो रहा है पेशेंट का, या बच्चों में एकदम निढाल होकर चुपचाप लेटा हुआ है बच्चा, तो भी लंग्स को चेक करवाना ज़रूरी होता है। जो बच्चे ठीक से, या बहुत बुजुर्ग पेशेंट जो ठीक से अपने सिम्टम्स नहीं बता पाते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके। और अगर कोई हमारी ऑडियंस जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो चाहती हैं कि हम होम्योपैथी के जरिए अस्थमा को ट्रीट करें या इलाज करें, या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए आपका कोई मैसेज कि हाँ होम्योपैथी में इसका इलाज है, किस तरीके से, अगर आप सोच रहे हैं तो कैसे अपना फर्स्ट स्टेप लें? जी, तो होम्योपैथी पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोंकियल एस्मा पेशेंट्स के लिए, अलग अलग कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और हर कैटेगरी में अलग किस्म का बेनिफिट होम्योपैथी लाता है। सो डेफिनेटली होम्योपैथी एक बहुत वायबल ऑप्शन है एस्मेटिक्स के लिए। आप अपने आसपास के अच्छे एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ से मिलें। बहुत रियल प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन सेट जो डॉक्टर्स करते हैं, वो सबसे अच्छे डॉक्टर्स मैं मानता हूँ, रादर देन मैजिकल क्योर्स का अश्योरेंस देना। अगर आप कई सालों से, कई दशकों से आप इनहेलर्स पे हैं, तो रातों रात हो सकता है कि आपकी दवाइयाँ नहीं हट सकती हैं। तो आस्ते आस्ते करना, एक पेशेंस लेवल के साथ उस ट्रीटमेंट को चालू करना, एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेके अगर चलें, तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सकता है होम्योपैथी के द्वारा। बिल्कुल। एक और चीज़ डॉक्टर, कि आजकल हमारे आसपास में बहुत से ऐसे होम्योपैथ्स भी होते हैं जो कि क्लेम तो करते हैं कि हम ट्रीटमेंट कर देंगे या आपको तुरंत ठीक कर देंगे। वो कई बार फर्जी भी होते हैं, नहीं होते हैं। हम कैसे पहचानें कि हाँ ये सही और रियल होम्योपैथ हैं? अगर पेशेंट्स देखना चाहते हैं तो क्या उनमें चीज़ें देख करके हम समझ सकते हैं? तो हमारे देश में होम्योपैथी का एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिया गया है, राइट फ्रॉम पॉलिसी लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। हर होम्योपैथ को एक डिग्री चाहिए होता है टू कॉल हिमसेल्फ अ होम्योपैथ, टू प्रोफेशनली प्रैक्टिस होम्योपैथी। तो BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये डिग्री है जो कि यूनिफॉर्म है, हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है। उसके ऊपर वो MD भी कर सकता है, MD ऑफ होम्योपैथी, अगर वो चाहे। फिर वो डॉक्टर अपने लोकल जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, जो स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथी है, उसमें उसको रजिस्टर करना पड़ता है। ये दो बातें आपको आइदर क्लिनिक में कहीं दिखे या डॉक्टर से पूछ के कंफर्म कर लेना चाहिए। और रही बात एक क्योर करने का, ये मैं मानता हूँ कि हर सिस्टम में कुछ प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो बैड एप्पल्स हम बोल सकते हैं, चाहे वो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, योगा। तो ऐसे मैजिकल क्योर्स, फैंटास्टिक क्योर्स को लेके हमेशा स्केप्टिकल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सिस्टम का प्रैक्टिशनर हो। हाँ, एक बार आखिरी में ये ज़रूर बता दीजिए कि कोई अस्थमा का मरीज किसी होम्योपैथ के पास जा रहा है इलाज कराने के लिए, 3-4 सवाल जो वो खुद से उस डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि हाँ, और क्या एक रियल एक्सपेक्टेशंस लेकर के चले कि रातों रात तो क्योर होगा नहीं, तो एक क्या वो चीज़ सेट करके रखे अपने दिमाग में। एक तो लॉन्ग टर्म होराइजन जैसे बहुत ज़रूरी होता है, पेशेंट ये समझ के जाएं। दूसरी चीज़ कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको अगर मैं अपने आप में देखूं, वो देखते ही मैं आपके पास आऊं, या मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। एलोपैथिक यूजेज अगर अलाउड है तो किस तरीके से अलाउड है, किस कंडीशन में लेना चाहिए, वो अलॉन्ग विथ योर एलोपैथिक प्रिस्क्राइबर आप एक कंजंक्शन में काम कर सकते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि पेशेंट के वेलफेयर को फोकस करके सारे
जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं इकट्ठे भी काम कर सकते हैं। हम्म। तो बहुत अब्रप्टली छेड़खानी ना हो, पर किस तरीके से अपडेट मैं अगली बार डॉक्टर को करूँगा, क्या क्या चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है और कैसे मैं ये रिपोर्ट कर पाऊँ कि मेरी डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करे, ये समझ के जाना चाहिए एट द एंड ऑफ द कंसल्टेशन विद द होम्योपैथ। करेक्ट है। अगर ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो आई एम श्योर इलाज भी अच्छे तरीके से होगा, एक रियल एक्सपेक्टेशंस भी सेट रहेगी और आप उस चीज़ को अडेप्ट भी कर पाएंगे। ये नहीं कि हम एक अनरियल सा एक्सपेक्टेशंस लेकर के चले गए। और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए ये सेशन भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डॉक्टर, आपने अस्थमा के बारे में होम्योपैथ के ज़रिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत मददगार लगी होगी एपिसोड और आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। Yes, I have. Thank you. Thank you so much, डॉक्टर, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे शेयर जरूर करिएगा, खासकर उन लोगों के साथ जो आपको लगता है कि शायद अस्थमा के होने के कगार पर हैं या उनको अस्थमा है, क्योंकि हमने जो भी ये चीज़ डिस्कस की इस पॉडकास्ट में वो आई एम श्योर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। स्पेशली अगर वो सोच रहे हैं होम्योपैथ पर स्विच होने का, तो उनके लिए सेशन और भी यूजफुल होने वाला है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव, और कमेंट्स में अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। थैंक यू सो मच।